सुना होगा कि वेदों के लिए एक और नाम चलता है श्रुति। सुना है, इतिहास में पढ़ा है, ठीक है। तो वेदों को शुरुआत में श्रुति कहा गया, और श्रुति वेदों को क्यों कहा गया, इसकी भी एक खास वजह है। क्योंकि वेदों को याद रखा गया था, एकदम गा गा के याद करते थे। जिस समय वेद रचे गए, ध्यान रखना है, वेद लिखे नहीं गए थे, वेद रचे गए थे, क्योंकि लिखने के लिए लिपि चाहिए आपको, और जब तक लिपि का विकास ना हो, भाषा का विकास हो ही सकता है। पहले भाषा बनती है कि पहले लिपि बनती है? भाषा पहले, लिपि कैसे बनेगी जरा बताइए, है ना। मुझे ल लिखना है, ल लिखने से पहले मुझे ल बोलना होगा। ल बोलना भाषा है। एक लंबे समय तक बोलने के बाद हमारा मन करता है कि इसको लिख पाए, तब लिपि बनती है। पहले भाषा बनती है, फिर लिपि बनती है। दुनिया के इतिहास में ये हो ही नहीं सकता कि लिपि पहले बने फिर भाषा बने। भाषा बन गई, ऋषि मुनियों ने बड़ी गजब की भाषा बनाई। संस्कृत बड़ी गजब की भाषा है, इस पर कोई मतलब दो राय नहीं है। वो इतनी सिंथेटिक लैंग्वेज है। हम जब भाषा वाला खंड पढ़ेंगे ना, तो हम संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी का कंपैरिजन करके समझेंगे कि भाषा में क्या खास बात है। संस्कृत में पढ़े लिखे विद्वान के लिए संस्कृत से बढ़िया कोई भाषा नहीं। आम आदमी के लिए संस्कृत एक आतंकवादी किस्म की भाषा है, और इसलिए आम आदमी संस्कृत को बिगाड़ बिगाड़ के हिंदी बना के मानेगा। वो संस्कृत का अपभ्रंशीकरण करेगा ही करेगा। इससे संस्कृत बन जाएगी अपभ्रंश, अपभ्रंश बनेगी अवहट्ट, अवहट्ट से बनेगी पुरानी हिंदी, और धीरे धीरे करते करते आज की हिंदी बनेगी। सामान्य बात है। इन ज्ञानी आदमी के लिए, जिसका एंटीना बहुत ऊंचा है, उस आदमी के लिए संस्कृत से बढ़िया कोई भाषा नहीं है। ये बात बिना संदेह के कही जा सकती है, क्योंकि उसका जो व्याकरण का ढांचा है वो बड़ा कमाल का ढांचा है, लेकिन वो आम आदमी के बस की बात नहीं। तो क्या हुआ, वेद रचे गए, लिखने का स्कोप नहीं था, क्योंकि लिपि नहीं थी, और लिपि हो तो भी लिखेंगे कहां? कागज भी नहीं था, पेन भी नहीं था। पत्तों पे लिखे, पत्ता उड़ गया, बरसात हो गई अचानक, कैसे मैनेज करेंगे भाई? उस जमाने में तो कोई तरीका भी नहीं था ना। तो लोगों ने क्या किया, ज्ञान का विकास किया, और उसको याद रखने के लिए तय किया कि इसको लय में लिखो, यानी कि पद्य में लिखो। सारे के सारे वेद पद्य में हैं, तुक नहीं है उनमें, ध्यान रखना है। तुक और लय दो अलग चीजें होती हैं। निराला ने इस पर बड़ी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि वेदों में भी तुक नहीं है। जब वेदों में मुक्त छंद हो सकता है, तो मेरी कविताओं में मुक्त छंद क्यों नहीं हो सकता? मुक्त छंद एक स्टाइल है जिसमें छंद है किंतु मुक्ति भी है साथ में। तो वेदों में लय है, तुक नहीं है। तुक का मतलब होता है पंक्तियों के अंत में मात्राएं बराबर कर देना। जब तक रहेगा आलू, तब तक रहूंगा शालू, आलू शालू, पापड़ झापड़, इस तरह का जो होता है उसको लय तुक कहते हैं। अब याद रखने का सिंपल तरीका है कि लय हो, और इसका एक सामान्य सा उदाहरण ये है कि आपको फिल्मों के गीत याद रहते हैं, फिल्मों के संवाद याद नहीं रहते हैं। गीत तो याद रहते होंगे, और किसी महफिल में जब लोग आपसे कहते होंगे एक गीत गाइए ना जरा, फिर अब दो चार मना करने के बाद फिर शुरू करते होंगे गाना, मनी मन में रियाज करते होंगे पहले, उसके बाद महफिल लूट लेते होंगे, ऐसा गाते होंगे, क्योंकि गीत आपको याद हो जाता है। कोई कहे कि जरा फिल्म में गद्य सुनाइए ना, एक आध वाक्य, तेरा क्या होगा रे कालिया टाइप का वाक्य जो बहुत फेमस हो गया, उसके अलावा दूसरा वाक्य मुंह से निकलेगा नहीं, याद ही नहीं होता। क्योंकि रिदम में, लय में सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे ही आप कुछ गाएंगे, गुनगुनाएंगे, जहां भी टूटेगी रिदम, आपको खुद पता लग जाएगा कि टूट रही है रिदम, फिर आप उसे याद करेंगे। तो उस जमाने के स्कूलों में क्या होता था, उस जमाने में स्कूल को क्या बोलते थे? गुरुकुल। वहां बहुत बड़े मासूम बच्चों को इकट्ठा किया जाता था। फिर गुरुजी बैठते थे, चलो बेटा शुरू करो कार्यक्रम। सहतौ ते तम तौ ताम तेन ताभ्याम तद। और बच्चों का वह ज्ञान के नाम पर तोता बनाने की प्रक्रिया चलती थी उस जमाने में। उस जमाने की मजबूरी समझिए। उनके पास ना हार्ड डिस्क है, ना उनके पास कोई कैशे मेमोरी है, ना कुछ और तरीका है, ना उनके पास प्रिंटिंग प्रेस है, ना उनके पास मुद्रण की मशीनें हैं, कोई तरीका नहीं है। उन्हें अपने ज्ञान को अगली पीढ़ियों को सौंपना है। उनके पास एक ही तरीका है कि हर पीढ़ी याद करके अगली पीढ़ी को देती जाए, तो चीजें परंपरा में रहेंगी। इसलिए ऐसे ऐसे तोते हमारे देश में उस जमाने में हुए, पूरे वेद कंठस्थ। 3 ही साल में भेज दिया गुरुकुल में, 8 साल में सारे वेद कंठस्थ करके बैठा हुआ है।
9वें साल में गीता भी हो गई है, 2-3 उपनिषद भी हो गए हैं। ऐसा ही एक बच्चा था शंकराचार्य नाम का, जिसने 16 साल की उम्र में पहली बार बहुत बड़े बड़े ग्रंथों पर भाष्य लिख दिए, टीकाएं लिखी, समीक्षाएं लिख दी। क्योंकि जो 3 साल से तोता बन जाएगा 15 साल तक आगे सब याद हो गया, उसको मीनिंग पता लग गया, फिर वो लिखने लगा और 32 में तो चला ही गया बेचारा, उससे पहले सारा काम किया। इसलिए उस जमाने में जो भी लिखा जाएगा याद करना पड़ेगा, उससे आप कंटिन्यू करेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, और कोई तरीका था नहीं। अच्छा, लय में लिखने में क्या होता है कि सुविधा है कि याद रहता है, और दुविधा क्या है। जैसे कोई आपसे ये कहे कि मैं समझाना चाह रहा हूं कि यथार्थ कैसे मिस होता है लय में, यथार्थ कैसे छूटता है। सरल सी बात कह रहा हूं। से आप आज घर जाके ट्राई कीजिएगा, आज दिन भर आपने जो कुछ किया उस पूरे के पूरे को डायरी में लिखना है, ठीक है। जो बच्चों की डायरी होती है वो तथ्यात्मक ज्यादा होती है, विश्लेषण कम होता है, चिंतन कम होता है, उसमें घटनाएं, तथ्य, इमोशन ज्यादा आते हैं। डायरी लिखिए पूरी आज दिन भर की। आज मैं सुबह पहले 6 बजे उठना चाह रही थी, लेकिन अलार्म को मैंने बंद कर दिया, फिर मैं कुनमुनाने लगी, मेरा मन हुआ कि मैं 1 घंटा और सो जाती हूँ, इतने में मेरे रूममेट ने भजन चला दिए, मेरी नींद खुल गई, कल मुही कहीं की। जो भी ऐसा जो भी आपका मन करे ना, ऐसे लिखिए, पूरा लिखिए, ठीक है। पूरा सुबह से रात तक का लिख लीजिए कि आज मैंने ये किया, वो किया, आज मैंने ऐसे इस रंग के कपड़े पहने, फिर आज क्लास में ये हुआ, वो हुआ, फिर क्लास के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये हुआ, वो हुआ। उसके बाद उसी पूरी बात को कविता में लिखिए, पूरी बात को कविता में लिखिए। और जब आप पूरी कविता लिख लेंगे फिर दोनों को साथ साथ पढ़ के देखिए। कविता में क्या होगा कि जैसे आपने दोहा छंद चुन लिया, दोहा पता ना आप लोगों को क्या होता है, 13-11 13-11, तो 13 मात्राएं, फिर 11 मात्राएं, फिर 13 मात्राएं, फिर 11 मात्राएं, दोहा हो गया। अंत में दीर्घ और लघु मात्रा होनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए एक बात आपको कहनी है और वो बात कहने के लिए 24 मात्राएं कम पड़ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, ठूस छांस के 24 में सेट करेंगे उसको किसी तरह से, एक आध बात बीच में गायब कर देंगे, क्योंकि 24 ही मात्राएं हैं, क्या करें। जैसे आप कहना चाह रहे थे कि आज मैं करोल बाग और कनॉट प्लेस गया, पर या तो करोल बाग आ पा रहा है या कनॉट प्लेस आ पा रहा है, तो अब क्या करेंगे, एक को छोड़ देंगे क्योंकि मात्रा बैठ नहीं रही है। या क्या करेंगे, एक पूरी लाइन में करोल बाग ही आएगा और दूसरी में कनॉट प्लेस आएगा। ऐसा करेंगे तो दिक्कत क्या आ रही है कि करोल बाग लाने के लिए 14 मात्राएं काफी है और मात्राएं 24 हैं। दोनों एक साथ नहीं आ रहे क्योंकि दोनों के लिए 28 मात्राएं चाहिए, हैं 24 ही मात्राएं। तो आप अपने दिन भर की गतिविधियों में से कुछ गतिविधियों को हटा देंगे ताकि मात्राएं सेट हो जाएं, और कुछ ऐसी गतिविधियां हैं कि एक लाइन में लानी है पर दरअसल वो आधी या पौनी लाइन के बराबर, उनको खींच खींच के लंबा करेंगे। आज मैं करोल बाग गया 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 गया, क्या करें, मात्रा पूरी नहीं हो रही भाई, सेट करना है मात्रा को ना। और इस तरह से जैसे आप पूरी कविता में लिखेंगे आपको 2 बातें समझ में आ जाएंगी। पहली बात तो ये कि इसमें यथार्थ ठीक वैसा आ नहीं पा रहा जैसा आप चाहते हैं, कहीं खींचना पड़ता है, कहीं ठूसना पड़ता है, कहीं दबाना पड़ता है। और जैसे ही आपको ये समझ में आएगा कि इसमें ठीक से बात नहीं आ रही है, तो 2 विकल्प हैं। अगर आपकी रुचि इस बात में है कि ये किसी तरह से मैं याद करवा दूं दूसरों को, तब तो आप पद्य में ही लिखेंगे। और यदि आप चाहेंगे कि आप यथार्थ का वर्णन पूरी सहजता के साथ करें, तो आप या दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि वो गद्य में लिखे, क्योंकि गद्य में कोई लिमिट नहीं है। आपने एक लाइन छोटी सी लिखी, एक बड़ी कर दी, संयुक्त वाक्य बनाया, मिश्र वाक्य बनाया, उपवाक्य बनाए, जितने तरीके से अपने वाक्य चाहे लिखे और ठीक वो बात लिखी जो आप लिखना चाह रहे थे। क्या मैं एक बात आपको समझा पा रहा हूं? किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी बात को, अगर इमोशंस की बात है तो अलग बात है, इमोशंस जब आएंगे तो वो फ्लो में आते हैं, और फ्लो जैसे ही होता है तो कविता अपने आप लिखती है। इमोशंस में कविता लिखना सामान्य बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इमोशंस की बात नहीं कर रहे, अगर आप वर्णन लिख रहे हैं, विश्लेषण लिख रहे हैं, अपने सामान्य रोजमर्रा की बातें लिख रहे हैं, तो आप पाएंगे कि गद्य में लिखना पद्य में लिखने की तुलना में इतना सहज है, इतना आसान है
कि कोई भी समझदार व्यक्ति गद्य में ही लिखना चाहेगा।